नमस्कार, आप देख रहे शीशे न्यूज़। सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहित रिपोर्टर भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और हमारे साथ में अशोक अज्ञानी जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे हम जो है कि आज महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये समस्या कितना बड़ा समस्या है और इसका समाधान कैसे होगा, इनका क्या राय है, इनकी क्या बातें हैं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। नमस्कार सर, आपका शीशे न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आजकल आप देख रहे हैं कि जो महंगाई का दौर है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। जितनी आय नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई है। इसके जी, बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने क्या है वो इस मुद्दे से, इन दोनों मुद्दे से, बेरोजगारी और महंगाई, इन दोनों ही मुद्दों से पूरी तरह से दूर है, कोसों दूर है। वहाँ बैठ के हिंदू मुस्लिम हो रही है, सांप्रदायिक मामले चल रहे हैं, साधु संतों को और मुल्ला मौलवियों को बुला करके उस तरह की बेवाहियात डिबेट चल रही हैं जो आम जन से, आम नागरिक से बिल्कुल कोसों दूर है। तो कि जिस तरह से के जितने भाव बढ़े थे उसकी वजह से देश के अंदर जो ट्रकों से माल आता है, ढुलाई होती है, उससे जो किराया बढ़ा, तो आज की तारीख में हर सब्जी मिनिमम रूप से 30 से 40 रुपये, आलू से लेकर के सब महंगे हैं। उधर महंगाई बड़ी बढ़ रही है, चरम पे बढ़ रही है चारों तरफ, चाहे वो सब्जी हो, भाजी हो, इसेंशियल जो भी रोज़मर्रा की जो हमारी ग्रोसरी है, वो जो कि ब्रेड जिससे रोटी खा करके आदमी ज़िंदा रह सकता है, चावल, तेल, पानी। दूसरी तरफ इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं। जिस तरह से टैक्स बढ़ रहा है, एक दो तरह के टैक्स होते हैं, देखिए इसमें हमें पता नहीं चलता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो इस देश के जो चंद लोग हैं जो अपनी इनकम शो करते हैं, उसमें वो 1 करोड़ 2 करोड़ के करीब, मतलब 2-3% लोग वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं अपनी इनकम का। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो इस देश का एक मजदूर, गरीब से गरीब भी, चाहे भीख मांगने वाला भी, जब भीख मांग करके और जब वो मसाले खरीदने जाता है अपने उसके लिए, और तेल खरीदने जाता है, आटा तक खरीदने जाता है, नमक या पानी भी खरीदने जाता है, तो उसको उसके ऊपर जीएसटी, उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसमें जिस तरह से टैक्सेस बढ़े हैं, जिस तरीके से इस देश में महंगाई बढ़ रही है, प्राइजेस बढ़े जा रहे हैं लगातार, और ये किसके नाम पे हो रहा है कि देश को सुरक्षा करने के नाम पर, डेवलपमेंट करने के नाम पर। तो भाई पहले जब इसमें 2014 से पहले जो सरकारें थी, वो उनका भी मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी क्या इस तरह से रोज़ तो पैसे नहीं बढ़ाती थी। और उनकी सरकारें तो बहुत सारी पुरानी सरकारें, मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली सरकार तो एक प्याज के 5 रुपये 20 रुपये की प्याज हो गई थी एक बार, वो प्याज के मुद्दे पर ही दिल्ली सरकार गिर गई थी। तो ये लगातार इस तरह से सरकारें बदली हैं महंगाई पे, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रवाद घुसा दिया है उसमें महंगाई में, और ये कह रहे हैं कि भैया महंगाई जो है इसलिए हो रही है क्योंकि देश को तरक्की करनी है, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, फलाना बन रहा है, ढिकड़ा बन रहा है। लेकिन ये पहले भी बनते थे सारे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी बनता था, और ये देश में इस तरह के विकास पहले भी होते थे। लेकिन जो ये जितना पैसा लिया जा रहा है महंगाई के नाम पर, उसके नाम पर ये लिया जा रहा है चंद पूंजीपतियों को देने के लिए। जैसे कि आपने देखा अभी अडानी को 13 लाख करोड़ रुपए, इस देश का मतलब 1/4 भारत के बजट का, 45 लाख करोड़ का बजट इसका 2023-24 का भारत का, हमारा। और एक आदमी सिर्फ इस देश का पूंजीपति, इस देश के बैंकों का, इस देश की LIC का, इस देश के तमाम गरीब मजदूरों का पैसा जो बैंकों में रहता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रहता है, उस पैसे को वो उसको दे दिया और वो उसको डुबा करके बैठ गया है। 13 लाख करोड़ में ये बहुत सारी उसको महंगाई को कंट्रोल कर सकते थे। ये बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों को, कम से कम आधी आबादी भारत की बेरोजगारों की
भी उनको रोज़गार दिया जा सकता था। उनको सेल्फ रोज़गार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, उनको छोटे छोटे लोन दे करके उनके छोटे छोटे व्यवसाय खुलवाना, उनको 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए के देके उनको ट्रेनिंग करा के स्किल्ड करके उनको सेल्फ डिपेंड करना। महिलाओं को घरों में बैठ करके दुनिया भर का काम होता है, उनको काम देना। तो इस तरह से क्या होता है, एक परिवार को आप एक परिवार को 50,000 60,000 रुपये की मासिक इनकम की गारंटी दो ना परिवार को, जिससे कि बेहतर जीवन जिए। अब ये फ्री के लॉलीपॉप इन्होंने दे दिए हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे दूसरी, और सारे के सारे करप्शन में जा रहे हैं। एक तो शराब माफिया शराब के उसमें जा रहा है, दूसरे उसमें जा रहा है, अभी बिजली का करप्शन भी आना है, जो 250 करोड़ रुपए देते हैं वो भी आना है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है अपने पूंजीपतियों को लोन दे करके वहाँ से पैसा ले रही है, और अब पता चल रहा है कि पूरा फ्रॉड था। नकली कंपनियां बना करके शेयरों के रेट बढ़वाए, सिंगापुर से बैठ करके उनके कंपनी के कई गुना ज़्यादा पैसे रेट से शेयर खरीदे, और फिर उससे पता चला कि दूसरों को भी ठग लिया। ये तो बेईमानी है पूरी तरह से। लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने शेयर खरीदे, शेयरधारकों के साथ धोखा है। और दूसरा धोखा ये है कि आपने वो शेयर जो नकली जो 500 रुपये का शेयर था, वो आपने 3,500 का बता के बैंकों से आपने पैसा लिया भारत के। आपने प्राइवेट बैंकों से पैसा क्यों नहीं लेते भाई? यहाँ HDFC है, ICI है, दुनिया भर के हैं, जिसमें कि मालदारों का पैसा होता है। खाता सिर्फ 10,000 रुपये से कम नहीं खुलता, तो उसमें सारे मालदार और अपर मिडिल क्लास का पैसा रहता है। तो आप उसमें से पैसा क्यों नहीं लेते हो? वो प्राइवेट बैंक इनको पैसा क्यों नहीं देते हैं? हमारा गरीबों का पैसा, जो हमारे ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जो अपना सेविंग करते हैं, LIC करवाते हैं, जीवन बीमा करवाते हैं, भविष्य के लिए अपनी बचत करते हैं। हमारा 8,000 रुपये कुल मिल रहा है हमारे एक आदमी को, वो पेट काट के 100 रुपये 200 रुपये बचाता है, बैंक में छोड़ता है, इससे कि कल को मेरे बच्चों के पढ़ाई में काम आएगा, शादी ब्याह में काम आएगा, कल को मुझे मकान बनाने के काम आएगा, मेरे हारी बीमारी में काम आएगा। तो उस पैसे को, बचत को तुम एक उठा करके लाला को दे रहे हो, तो ये तो पूरी तरह से बेईमानी है। तो एक तरफ तो ये महंगाई करके ये लूट रहे हैं, और महंगाई कोई हमारी सुरक्षा में नहीं काम आने वाली है, कोई पाकिस्तान से लड़ने में, चाइना से लड़ने में नहीं आने वाली है। ये इन पूंजीपतियों को दे रहे हैं उस पैसे को, और उस पैसे को ये जो बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रोड ही बना रहे हैं, और कुछ नहीं बनाया इन्होंने। इतने वर्षों में, 8-9 वर्षों में सिर्फ रोड बन रहे हैं, वो भी हाईवेज, और रेल की पटरियां बिछ रही हैं, वो भी मालगाड़ी के लिए। तो उसमें मालगाड़ी किसकी ढुलाई होगी भाई? उसमें माल तो टाटा, अंबानी, इन्हीं का, अडानी, इन्हीं के पोर्ट बन रहे हैं उस पैसे से, उस पोर्ट से, और फिर ये निजी करके उनको लालाओं को दे देंगे। भाई वो इनके लिए बना रहे हो तो उस रेलवे में इनका पैसा भी तो लगवाओ। अगर वो बना रहे हैं तो भैया पोर्ट में जो बन रहे हैं, बंदरगाह बन रहे हैं जिनमें इनका विदेशों से माल आएगा, उस माल के उस बंदरगाह में इनका पैसा लगवाओ। भारत सरकार का पैसा लगाओगे, बुलेट ट्रेन भारत सरकार के पैसे से बनाओगे, आप रेल लाइन भारत के पैसे से बनाओगे, हाईवेज भारत के पैसे से बनाओगे, फिर क्या करोगे? हाईवे पर फिर टोल बैठा दोगे, प्राइवेट मालिकों को बिठा दोगे, पैसा उनका लगा नहीं, और वो बोरी भर भर के रोज़ पैसा लेकर के इस देश को लूट करके ले जाएंगे। और हमें, जबकि भारत के आर्टिकल 19 ये कहता है कि कोई भी नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना बाधा के जा सकता है, और तुम संविधान के खिलाफ ये टोल नाके बाधा खड़े कर दिए। हम कभी 6 महीने में, साल में, कोई एक सामान्य एक मजदूर या वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास जब साल में छुट्टियों में अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी कार किराए पे लेकर के जब वो जाता है तो उसको टोल भरने पड़ेंगे, उसको 500, 1000, 2000 तो टोल ही भरने पड़ेंगे। तो इस तरह की ये आप संविधान के खिलाफ क्यों काम कर रहे हो? वो रेल लाइन जो बिछ रही है, वो उनकी, उन रेल लाइनों पे पैसा तो भारत सरकार का, और बाद में दे दोगे तुम लालाओं को। बंदरगाह में भारत का पैसा बाद में दे दोगे तुम लालाओं को। तो इस तरह की ये जो हमारा पैसा हमसे लूटा जा रहा है, ये टैक्सेस के नाम पर, ये महंगाई के नाम पर ये जो बढ़ा रहे हैं धड़ाधड़, और नाम दे रहे हैं कि जी देश का विकास होगा, ये नाम दे रहे हैं जी वहाँ पर उसकी सुरक्षा होगी, भारत की सुरक्षा दुश्मनों से होगी। भाई पहले भी तो होती थी, 4-5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 1962 से लेकर के 71 तक की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और इस देश की महान सरकारों ने वो काम किया कि उस वक्त तो हमारे पास कुछ था भी नहीं, इस देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हमारे सैनिकों के पास वो अत्याधुनिक ना ट्रेनिंग थी, ना उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। उसके बावजूद उन्होंने बांग्लादेश को उन्होंने अलग देश बनाया, इसी देश की महान फौज ने, इसी देश की सरकारों ने, जबकि उनके पास कुछ नहीं थे। तुम इस सुरक्षा के नाम पर देश को लूट करके पैसा लेके नागरिकों से महंगाई करके टैक्स के नाम पर और पैसा दिए जा रहे हो। और कोई बोले महंगाई के खिलाफ तो वहां पर इनके चमचे खड़े होते हैं पब्लिक में, वो कहते हैं देश बचाना है, विकास करना है, बोलने नहीं देते हैं आम जनता को। तो इसीलिए इसके ऊपर आपने इस पर डिबेट करी, बहुत अच्छी बात है, आपने इशू उठाया, मैं धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आज जितनी चरम पर महंगाई बेरोजगारी है,
एक तरफ बेरोजगारी इतनी भयंकर है और दूसरी उनको पैसे नहीं है लोगों की जेब में, और दूसरा ठेकेदारी के तहत जो काम कर रहे हैं लोग, ठेकेदारी दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं। आप रेगुलर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से लोग काम पे नहीं आ रहे हैं। वो ठेकेदार बीच में खून चूसने वाला एक एजेंट रख दिया कि वो सरकार से तो पूरा पैसा ले रहा है, मिनिमम वेजिस और उनका तमाम पैसा ले रहा है, छुट्टियों के पैसे, ग्रेजुटी के पैसे, ओवर टाइम के पैसे सब ले रहा है, और ये दे रहे हैं उस ठेकेदार को। मगर वो एक मजदूर को 12-12 घंटे काम करा के कितना दे रहा है? अगर उसको 20,000 रुपये ले रहा है सरकार से, तो उनको 8,000, 7,000, 6,000, और जो बीच का जो डिफरेंस है सारे मिल करके खा रहे हैं। लूट मची है, भयानक भ्रष्टाचार। एक 5,000, 6,000 रुपये में काम करने वाला आदमी 1,300 रुपये का तो एक महीने का सिलेंडर कैसे खरीदेगा भाई साहब? कैसे वो यहाँ पर किराया देगा? एक दिल्ली जैसे शहर में एक छोटी सी झोंपड़ी भी 5-6 हज़ार से कम किराए पे नहीं आती है। अपने बच्चों को दूध तो छोड़ो, वो रोटी खिला दे, चावल भर खिला दे पानी में उबाल करके, आज वही बड़ी बात हो गई है। और तीसरी तरफ आप कह रहे हो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अनाज दे करके तुम कह रहे हो 5 किलो अनाज पूरे महीना एक परिवार, और 81 करोड़ लोग। इसका मतलब इन्होंने 81 करोड़ लोग इस देश में भूखमरी और गरीबी रेखा से नीचे लिया है। इसका मतलब बेरोजगारी इन्होंने कर दी है, क्योंकि कोई भी अगर 7-8 हज़ार 10,000 रुपये कमा रहा है तो वो राशन नहीं लेगा। और दूसरी बात भाई, हम ये 5 किलो ये सड़ा हुआ अनाज क्यों लेंगे? हम ये 2 रुपये 3 रुपये किलो के आप एहसान क्यों कर रहे हो? हमें 50,000 रुपये महीने मासिक, हमें मासिक आमदनी की गारंटी दे दो भाई हमें। हम आराम से अपने बच्चों को भाई 200 रुपये किलो हम चावल खिलाएंगे। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे पौष्टिक आहार खाएँ, बढ़िया दूध पिएँ, फुल क्रीम दूध पिएँ, वो भी फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ ताज़ी ताज़ी, और वो भी हम भी उनको AC लगवा करके 5-5, 4-4 हज़ार बिजली का बिल भरना चाहते हैं। भाई वो 50,000 जो हम आपसे मांग रहे हैं हम आपको रिटर्न करेंगे, सब्जियाँ खरीद करके, बेहतर अपने जीवन करके, उनकी बढ़िया शिक्षा करके, उनको बिजली का बिल ज़्यादा दे करके, उनको बढ़िया हम 100 रुपये 200 रुपये किलो आटे खरीद करके, घी, देसी घी, हम अपने बच्चों को, हम भी उनको वो खिला, बटर मक्खन में भुने हुए उनको पराठे खिलाना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी फौज में जाएँ, पुलिस में जाएँ, वो भी हष्ट पुष्ट रहें, वो भी पढ़ लिख करके उनका दिमाग काम करे, IAS बने, IPS बने। तो हम भी तो चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में वो पैसा कमाए। तो इसीलिए बेरोजगारी चरम पर है, और उधर महंगाई इतने अपने चरम पर है, और ये राष्ट्रभक्ति के नाम पर, ये देश की सुरक्षा के नाम पर और देश में विकास के नाम पर ये धनाधन पैसे बनाए जा रहे हैं। और ये मैं देख रहा था कुछ इन्होंने अंधभक्त छोड़ रखे हैं अपने चेले चपाटे। ये भीड़ में कहते हैं जी चाइना से बचाएंगे, ये पैसे जो जा रहे हैं सुरक्षा के लिए, चाइना से बचने के लिए, पाकिस्तान से बचने के लिए, और बीच में कोई आ जाएगा, अरे विकास नहीं चाहिए क्या? 9 साल में कितनी नौकरियां दी हैं ये बता दो भाई, तुमने विकास करा है? लाखों भारत बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ तो जो है कि रोजगार होगा, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं वो। तो भाई कब होगा? 10 साल होने वाले हैं, तुम्हारी सरकार जाने वाली है 2024 में, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, इनकी सरकार जाने वाली है, बौखलाए हुए हैं। ये 3 राज्यों के चुनाव जो हुए हैं, त्रिपुरा, मेघालय और एक नागालैंड के, इन तीनों राज्यों में बीजेपी औंधे मुँह गिरी है, इनका वोट परसेंट गिरा है। इनकी जो त्रिपुरा में सरकार में पहले 44 सीटें थीं, आज 31 सीटें रह गई हैं। ये पता है आपको? 12 सीटें कम हो गई हैं, वोट परसेंट कम हुआ है। आदिवासी इलाकों में आदिवासियों ने वोट नहीं डाला है, गरीब जनता ने वोट नहीं दिया है। ये तो मशीन माता का पूरा वो हो, धन्यवाद कि जो ये जीत गए, उनकी कृपा से जीत गए, मशीन माता की कृपा से। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो मेघालय में अभी कह रहे थे जी हमारी सरकार बनी है, धन्यवाद कर रहे हैं, वो वहाँ पर ये लोकल एक पार्टी थी और उसने भी इनसे समर्थन वापस ले लिया। इनकी 5 सीट है और वो 30 सीट वाले को वो कह रहे हैं जी हमारी सरकार बन गई। तो इस तरह से ये धोखा दे रहे हैं, और एक जगह पर नहीं, 1 आध सीट आगे बढ़ गई, जो 2 थी 3 हो गई, बड़ी कुलाचे मार रहे हैं। लेकिन ये भूल गए, ये नहीं बता रहा ये गोदी मीडिया कि इसी महाराष्ट्र में, भारत के जो महाराष्ट्र में जहां 48 सीटें हैं, 48 लोकसभा की सीट, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें जहां ये 2 राज्य सरकार बनाने में मेन भूमिका अदा करते हैं। वहां की पूना की सीट जो उनकी सबसे ऐतिहासिक 28 साल से बीजेपी का गढ़ था, उस गढ़ में वहां के महाविकास अघाड़ी ने, शिवसेना, कांग्रेस और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर के इनका बैंड बजा दिया, उसको छीन लिया। वो एक ऐतिहासिक सीट और उसको उन्होंने छीन लिया। तो उसको नहीं बताएंगे ये कि हमारी करारी हार उत्तर भारत के बड़े बड़े राज्यों में हो रही है, और वो तो छोटे छोटे राज्य हैं। वहाँ लोकसभा की सीट त्रिपुरा में 1 है, नागालैंड में 2 है और 3 सीटें हैं।
जो मेन सीट है 48 सीट वाला, जहाँ से एक तरफा 40 से 45 सीट जिस पार्टी को मिल गई उसकी सरकार बनेगी। तो इसलिए वो नहीं बता रहे हैं ये जो राज्य के चुनाव हुए डिफीट मिली है, इनको बुरी डिफीट मिली है, जनता दुखी है इनसे। वो तो इन प्रशासन का इस्तेमाल करके, वो तो मशीन माता का इस्तेमाल करके, धन बल का, गुंडों का इस्तेमाल करके ये जैसे तैसे आ रहे हैं। लेकिन 2024 इनकी डिक्टेटरशिप का इनका आखिरी होगा। उसके बाद इस भारत में दिखाई नहीं देंगे। 2024 में पूरी बहुमत के साथ में जो है सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। अगर सरकार बना लेती है तो महंगाई की दशा और बेरोजगारी की दशा क्या रहेगी भारत में? देखिए, जब अगर बना लेती है तो पहली बात तो संविधान ही खत्म होना है। फिर तो ये डिक्टेटरशिप करेंगे। जो हमारे अधिकार हैं, आपके भी अधिकार हैं, वोट का राइट है, शिक्षा का राइट है, हमारा जो भी हम बोल रहे हैं भाई, अब डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, ये तब चीज़ें छीन लेंगे। ये फिर डिक्टेटरशिप करेंगे। उन्होंने कहा ना, इनके एक उसका संत का कल वो आया हुआ है उनका कि भैया इसमें इनके एक नेता का ही आया है कि इसमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में व्यापक परिवर्तन करने पड़ेंगे। जो भी इस देश के जो महान भारत का ये मौजूदा संविधान हर नागरिक को बराबर न्याय, हर नागरिक को स्वतंत्रता, हर को समानता, हर को बंधुता की गारंटी देता है। उस गारंटी को ये छीन रहे हैं कि एक नागरिक की, कि हर आदमी की स्वतंत्रता, न्याय पाने की, स्वतंत्रता की और समानता की और बंधुता की जो उनके जो अधिकार है उसको ये पूरी तरह से ये नस्तो नाबूद करके, बर्बाद करके, और ये इस देश में एक डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। इस देश को तोड़ने की साजिश, इस देश को बर्बाद करने की साजिश। क्योंकि पंजाब में जिस तरह से वो खालिस्तानी मूवमेंट खड़ा हुआ और वो कह रहा है कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो मैं खालिस्तानी मांग रहा हूं तो क्या दिक्कत है, वो बोल रहा है इस बात को। क्योंकि तुम हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तो मैं भी कोई गलती नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब इस देश में और भी व्यवस्थाएं और भी होगी। कोई बुद्धिस्ट राष्ट्र मांग रहा है, कोई चमरिस्तान मांग रहा है, कोई हम अछूतिस्तान मांग रहे हैं, कोई कुछ मांग रहा है। तो इसका मतलब देश में हाहाकार मचना है। तो इसलिए 2024 में इनका हारना बिल्कुल लाजमी है, जरूरी है। क्योंकि जो इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के महान संविधान से प्यार करते हैं, जो अपनी स्वतंत्रता से प्यार करते हैं, अपने फंडामेंटल अधिकारों से प्यार करते हैं और जो अपने परिवारों से प्यार करते हैं, वो इस भारत के बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए इन मनुवादी शक्तियों को, इन कट्टरपंथी शक्तियों को पराजित करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ये भी आप बता दीजिए प्रधानमंत्री जी को जो है कि 2024 में जब सरकार उनकी बनती है तो महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम कैसे लगाई जाए। अगर आपके पास कोई उपाय है तो आप उनको बताइए। वो मानेंगे ही नहीं, मैं बताऊं भी तो। क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा था 100 दिन में काला धन ले आएंगे। अभी देखिए, मजे की बात पता क्या है? मजे की बात ये है कि इन्होंने कहा था जब 2014 में कैंपेन, तो आपने भी सुना होगा कि भाई 100 दिन में हमारी सरकार बनी तो काला धन वहाँ विदेश से, स्विस बैंक से, फलाने से हम ले आएंगे। लेकिन आज की मौजूदा परिस्थिति में बता रहा हूँ कि जहाँ पर 100 लोग थे ना उस वक्त काला धन जो रखने वाले भारत के उस स्विस बैंक में, आज उनकी संख्या कितनी हो गई है? 400। मतलब 300 बढ़ गई है। 300 और महाचोर, जो हमारा चौकीदार जो सोता रह रहा है, आनंद लूट रहा है, और वो चुपचाप बोरियां भर भर के विदेश में डाल रहे हैं। तो फेलियर है ना चौकीदार का। अब आपको और बता दें कि 32 महाचोर, महाडकैत, देशद्रोही, वो हमारा माल लेकर के, उसमें मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, फलाने मोदी, ढिकड़े मोदी, वो सारे बैठ गए वहां जाकर के। किंगफिशर का मालिक कहाँ? इंग्लैंड में आनंद लूट रहे हैं। इस देश का हजारों लाखों करोड़ रुपए चुरा के इस देश की गरीब जनता का। भैया उस पैसे को लिया, तुम महंगाई क्यों कर रहे हो? तुम उस पैसे को लिया, उतना पैसा आ गया ना जो 300-400 महाचोर स्विस बैंक में और दुबई में माल रखा हुआ है, और जो 32 महाचोर जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं हमारा पैसा लेकर के, और एक ये महाडकैत जिसने 13 लाख करोड़ रुपए हमारे बर्बाद कर दिए। ये सिर्फ ये पैसा लिया हो तो मैं कह रहा हूँ कि दूध यहाँ पर 5 रुपए की लीटर मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक आदमी के घर में नौकरी होगी। और क्योंकि इतना पैसा आ जाएगा तो इतना बड़ा डेवलपमेंट, विकास होगा। और तो फिर तुम चाइना से और पाकिस्तान से बचाने के लिए खूब हथियार खरीदो। भैया हम पे, जनता पे बोझ मत डालो कृपया करके। प्रधानमंत्री महोदय, इस देश की महंगाई को खत्म करने के लिए, इस देश की बेरोजगारी खत्म करने के लिए मेरे पास एक ही सुझाव है। जो आपने वादा किया था 100 दिन में काला धन लाएंगे, आप 100 दिन में लेकर के आ जाओ, और 2024 में हम आपको सर पे रख करके तिवारा हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये थे अज्ञानी जी का विचार। आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनका विचार हमें मिल सके।